शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ जो डिस्कस करेंगे वो स्टेट लिस्ट में एजुकेशन को शामिल किए जाने से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि जो एजुकेशन वाला सब्जेक्ट होता है, अभी नॉर्मली देखा जाए ना, हमारे संविधान ने 3 प्रकार की व्यवस्था करी है। एक ऐसी लिस्ट है जिनके ऊपर केंद्र सरकार ही नियम कानून बना सकती है। एक होती है स्टेट वाली लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर स्टेट कानून बनाएगा। एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है स्टेट भी बना लेगा और केंद्र सरकार भी बना लेगा। तो 3 प्रकार की लिस्ट संविधान ने प्रोवाइड करी है हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की सरकार को। एक होती है केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची और तीसरे नंबर की होती है समवर्ती सूची। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्टालिन का कहना है आप एजुकेशन को जो है स्टेट लिस्ट में डालिए। स्टेट लिस्ट में डालने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, हमारे देश में भाषाई विविधता है और पार्टिकुलरली साउथ वाले जो राज्य हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जाए। इसलिए इनकी हमेशा से डिमांड रहती है कि भाई आप जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल दीजिए। स्टेट लिस्ट में डालने से ये होगा कि हम जो है हमारे लिए खुद अपने हिसाब से कानून बना पाएंगे। इसलिए स्टालिन का कहना है कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाला जाना चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने ट्यूसडे के दिन कहा है कि ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए एजुकेशन को बैक टू स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का 7वें नंबर का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में एजुकेशन को शामिल किया जाए, ऐसा कहना है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन का। He said that only this would help abolish the centralized एग्जामिनेशन लाइक नीट। यदि सरकार ऐसा कर देती है तो इससे मदद मिलने वाली है जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि नीट, केंद्र सरकार जो ले रही है। तो इनका कहना है कि इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है हम ही ले पाएंगे। एजुकेशन ओरिजिनली ए स्टेट सब्जेक्ट। एजुकेशन को यदि देखा जाए तो सबसे पहले शुरू में इसको स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया था, फिर बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, इमरजेंसी के दौरान। तो यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या पता चली हमको कि एजुकेशन शुरू में स्टेट सब्जेक्ट था। राज्य सरकारें इसके ऊपर नियम कानून बना सकती थीं, केंद्र सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में जब इमरजेंसी लागू हुई तो उस समय में इंदिरा गांधी ने क्या काम किया, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया था। आगे इनका कहना है कि देखिए, ऑल सब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट विथ पीपुल डायरेक्टली, जितने भी विषय हैं जो कि पीपुल के साथ में डायरेक्टली उनका इंटरेक्शन है, डायरेक्टली जिनका जुड़ाव है, उनको स्टेट को सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, ऐसा स्टालिन का कहना है। स्पेशली यहाँ पर एजुकेशन की बात करी जा रही है कि इसको आप जो है वापस स्टेट लिस्ट में लेकर के आइए। अब जैसे कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। अब सरकार ने एनईपी तो लेकर के आ गई है, लेकिन इसके लिए भी वो बहुत सारे नियम कानूनों का हवाला दे रही है। जैसे कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट को पार्टिकुलर ऊपर उठा करके लेके जाना है, डिस्ट्रिक्ट का विकास करना है एजुकेशन के मामले में, तो सरकार कहती कि आप एनईपी को लागू करिए पहले। और राज्य सरकारों का कहना है कि भाई आप हमको पैसा दीजिए, आप यदि हमें फंड ही नहीं देंगे तो हम एनईपी को कैसे करके लागू कर पाएंगे, ऐसा राज्य सरकारों का कहना है। तो जो एनईपी लेकर के आई है गवर्नमेंट, यदि स्टेट के पास में ये पावर होती तो शायद एनईपी को एकदम अनिवार्य रूप से लागू हर कोई स्टेट नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर इसको लागू करेंगे। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक वेलफेयर बोर्ड फॉर वर्कर अटैच टू सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, हु हैव बीन सर्विंग देयर कंज्यूमर इन मेजर सिटीज़।
एक वेलफेयर बोर्ड भी स्थापित करे जाने की बात की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप समझ सकते हैं कि इनका ये संगठन है या फिर यूनियन है। जैसे वर्कर लोगों का नॉर्मल यूनियन होता है, ठीक इसी प्रकार से एक यूनियन ये लोग बनाएंगे। कौन लोग? जैसे कि कुछ ओला में काम करने वाले लोग हैं, उबर में काम करने वाले लोग हैं, स्विगी में काम करने वाले, जोमेटो में काम करने वाले, इनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। यदि इनके पास में ये मंच होगा, ये बोर्ड का यदि इनके पास मंच है तो ये अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, इनको कोई भी दबा नहीं पाएगा। इसलिए स्टालिन का कहना है कि हम इनके लिए एक बोर्ड का गठन करने वाले हैं। मिस्टर स्टालिन का कहना है, देखिए, तो जो चीफ मिनिस्टर का ब्रेकफास्ट स्कीम है वुड बी एक्सपांडेड टू ऑल स्टेट रन स्कूल अक्रॉस तमिलनाडु फ्रॉम 25 अगस्त एंड ही वुड विजिट स्कूल एट थिरुकुवलाई फॉर इनॉग्रेटिंग द स्कीम दैट डे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उनकी जो ब्रेकफास्ट वाली स्कीम है, जो नाश्ता वाली स्कीम है, ये भी अब लागू होने वाली है स्टेट में हर जगह में। आगे मिस्टर स्टालिन का कहना है कि ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा एक सब्सिडी ऑफ 1 लाख टू वुमेन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वुड बी एक्सपांडेड टू कवर 500 वुमेन। सरकार का कहना है कि हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं 1 लाख रुपए की महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर को। इसको एक्सपांडेड किया जाएगा जिसके अंतर्गत 500 वुमेन को हम कवर करेंगे। मंथली पेंशन की स्कीम रखी गई है फ्रीडम फाइटर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसको इंक्रीज़ किया जाएगा 10,000 से 11,000, इस प्रकार की घोषणाएं करी गई हैं। ठीक इसी प्रकार की घोषणाएं आपको देश में नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल लेवल पर दिखाई देगी, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो चुनाव का समय है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी का ही रहने वाला है, हम रिटर्न होंगे रिपोर्ट कार्ड के साथ 2024 में, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का रेड फोर्ट से। सरकार की तरफ से कुछ हाउसिंग स्कीम लेकर के सरकार आई है। ऑलरेडी से आप जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी जो स्कीम चल रही थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है। आज के समय में आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उसको जानते हैं। एक और कुछ सरकार स्कीम लेकर के आ रही है, हाउसिंग स्कीम फॉर अर्बन पुअर। शहरी गरीबों के लिए सरकार अब पक्का आवास प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लेकर के आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे के दिन अनाउंसमेंट किया है एक नई स्कीम जिसके माध्यम से हेल्प किया जाएगा अर्बन पुअर को, ताकि वो घर बना सकें शहरों में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पीपल वुड गेट रिलीफ इन इंटरेस्ट रेट एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक टू कंस्ट्रक्ट हाउस। तो सरकार कैसी मदद दे रही है? सरकार आपको लोन के रूप में मदद दे रही है। और क्या आपको हर बैंक लोन दे देगा? जाहिर सी बात है, लोन देने से पहले बैंक आपका स्टेटस देखता है। आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए रहना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यदि आपके पास कोई संपत्ति ही नहीं है और आपका लोन डूब गया तो बैंक का पैसा वापस कैसे आएगा? सरकार कह रही है कि हम जो है शहर में रहने वाले गरीब लोगों को लोन देंगे। हम लोन नहीं देंगे, लोन तो देगा बैंक, लेकिन वो जो ब्याज की दर रहेगी उसमें रिलीफ मिलेगा, ताकि जो गरीब लोग हैं शहर में रहने वाले वो अपना पक्का मकान बना सकें। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कावेरी नदी के जल विवाद से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई नदी का सोर्स एक स्टेट है और वो अन्य स्टेटों से होकर के यदि गुजरती है तो वो फिर विवाद का कारण बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक से निकली है, इसके बाद ये अलग अलग राज्यों से होते हुए गुजरती है। कुछ इसका जो रिवर बेसिन एरिया है वो केरल वाले एरिया में भी फैला हुआ है। कभी कभी इस डिस्प्यूट में पुदुचेरी भी शामिल हो जाता है, कभी इसमें तमिलनाडु शामिल हो जाता है। तो ज़्यादातर आपको जो डिस्प्यूट देखने को मिलेगा वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसका मेन रीज़न यही है कि ये कर्नाटका से होते हुए निकली है, कर्नाटका से निकली है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पर होते जा रही है इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका से ये निकली है। कर्नाटका के बाद आप देखेंगे इसके बाद वाला ये जो एरिया है बहुत सारे राज्यों से होकर के ये गुजर रही है, फिर जा कर के कहाँ पर अपने पानी को गुजराती है, पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है। तो नॉर्मली होता क्या है कि यदि ऊपर वाला स्टेट यदि इसके ऊपर कोई बांध बना लेता है, बांध बनाने से क्या हो जाता है, इसका वाटर का फ्लो कम हो जाता है। वाटर का फ्लो कम होने से निचला जो राज्य है, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो इसको पानी कम मिलेगा, केरल को कम पानी मिलेगा। इसलिए ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि इसका जो पानी है रिलीज़ किया जाए, हम लोगों के लिए पानी रिलीज़ किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट आखिर है क्या। तो जो रिवर कावेरी है वो ओरिजिनेट हुई है, निकली है कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से। ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, तमिलनाडु से होते हुए जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिराती है। 1892 में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। झगड़ा कहाँ से चालू होता है, 1892 से। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, मतलब कि एक तो हो गया मद्रास और दूसरा हो गया मैसूर, मतलब कर्नाटका। अब कर्नाटका पड़ जा रहा है ऊपर, नदी ऐसी नीचे बहती हुई तमिलनाडु जा रही, तमिलनाडु से फिर उधर जा रही है, समुद्र में जा कर के मिल जा रही। तो जाहिर सी बात है, यदि कर्नाटक ये कहेगा कि मैं इसके ऊपर बांध बनाऊंगा, यदि कर्नाटका बोलने लग जाए कि मैं इसके ऊपर बांध बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात तमिलनाडु विरोध करेगा कि भाई हमको इससे पानी कम मिलेगा। लेकिन मद्रास जो है डिसएग्री हो गया था विद द मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल टू बिल्ड इरिगेशन सिस्टम, arguing that it would impede water flow into तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका जो वाटर फ्लो है वो इससे प्रभावित होगा। इसके बाद 1924 में क्या होता है, ये जो झगड़ा है धीरे धीरे रिसॉल्व होने की कगार पर आया था, जब मैसूर और जो मद्रास है वो एक एग्रीमेंट पर पहुँचे, जिसके अंतर्गत मैसूर को अलाउ किया गया कि आप जो है एक डैम बना सकते हैं कनामबाड़ी विलेज में। कौन सी जगह है इसकी, कनामबाड़ी विलेज है, यहाँ पर आप एक डैम का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा डिस्प्यूट यहाँ पर कम होने की कगार पर आया। इस एग्रीमेंट के लिए क्या कहा गया है कि ये 50 साल के लिए वैलिड रहेगा, इसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। बेस्ड ऑन दिस, आगे फिर क्या कहा जा रहा है, इसी पर आधारित क्या होता है फिर, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे हो गया। बेस्ड ऑन दिस एग्रीमेंट कर्नाटका बिल्ड्स द कृष्ण राजा सागर डैम। इसी पर आधारित फिर कर्नाटक की गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कृष्ण राजा सागर डैम का निर्माण कर लिया उसने। जगह का नाम कौन सा था, कनानबाड़ी। फिर 1974 में क्या होता है, 1924 का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट मद्रास और इसके अलावा मैसूर के बीच में जो हुआ था, इसमें कुछ लैप्सेस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टर्म है ना वो 50 साल में लगभग कंप्लीट होने वाला था। फिर 1990 में क्या होता है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाता है। इसको सेटअप किया गया था ताकि इससे रिलेटेड जो वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, इंटर स्टेट रिवर कावेरी बेसिन है एंड रिवर वैली देयर ऑफ अमंग द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। अब ये मामला तमिलनाडु और कर्नाटक तक ही सीमित नहीं था, इसमें केरल भी शामिल हो गया, इसमें पुदुचेरी भी शामिल हो जाता है कि भाई यदि आपकी भी कोई समस्या है तो हम इसके माध्यम से आपकी समस्या को भी सुनने वाले हैं। फिर 2007 में क्या होता है, इस ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर किया था इसकी फाइनल रिपोर्ट को, इन विच इट सेड तमिलनाडु शुड रिसीव 419 TMC/FT। तमिलनाडु को कितना पानी मिलना चाहिए, यहाँ पर TMC/FT यूज़ किया गया है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 419 TMCP फीट पानी इसको मिलना चाहिए।
ऑफ वाटर मोर देन डबल द अमाउंट मैंशनड इन एंट्री ऑर्डर 1991 में यदि 100 मिल रहा था तो इस बार डबल कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। फिर 2016 में क्या होता है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पर जो है डेफिसिट देखने को मिल रहा है 50.0052 TMC फिट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम कर्नाटका। मतलब यहाँ कर्नाटका घपला कर दे रहा है, 50 TMCPT को नहीं भेज रहा है। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि इट वुड बी नॉट एबल टू रिलीज एनी मोर कावेरी वाटर ड्यू टू लो रेनफॉल। कर्नाटक कह रहा पानी च नहीं गिरा है तो हम कैसे ज़्यादा पानी को रिलीज़ कर दें। इसके बाद तमिलनाडु जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कर्नाटका गवर्नमेंट को कि आप जो है 15,000 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज़ करिए ए डे फॉर 10 डेज़। ठीक है, 10 दिन के लिए आप 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को भेजिए, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था। दिस लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड बंद्स इन कर्नाटका। इसी के चलते चलते क्या है, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिला था। फिर 2018 में क्या हुआ, अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था और कहा था कर्नाटका विल गेट एन एडिशनल 14.75 TMC ऑफ रिवर वाटर एंड तमिलनाडु विल गेट 177 इंस्टीड ऑफ 192 TMC। यहाँ पर बता दिया कि भाई कर्नाटका को आप इतना पानी रखिए, तमिलनाडु को कहा कि आप इतना पानी रखिए। यहाँ पर लिमिट फिट कर दी गई तो 192 की जगह आपको कितना मिलेगा, 177.25 TMC आपको पानी मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट में कहा था। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखना है कि संविधान में क्या क्या चीज़ थोड़ा सा मेंशन किया गया है यदि दो राज्यों के बीच में पानी का विवाद होता है तो। इसके लिए आर्टिकल 262 है। ये आर्टिकल 262 हमारे संविधान का डील करता है वाटर डिस्प्यूट के बीच में। द प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड आर, जैसे कि आर्टिकल 261 क्या कहता है, 262 का एक, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर और एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। कुल मिलाकर के आर्टिकल 262 ने केंद्र सरकार को पावर दे दिया है कि आप क्या काम कर सकते हैं, कहीं पर इंटर स्टेट रिवर है, कहीं रिवर वैली है, वहाँ पर यदि पानी का डिस्ट्रीब्यूट करना है, पानी का यूज़ करना है, कंट्रोल करना है, तो ये सारे मुद्दे को अब पार्लियामेंट देख सकता है, पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बना सकता है। आर्टिकल 262 262 आर्टिकल क्या कहता है, देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज रिफर्ड टू इन क्लास 1। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की भी जो पावर है यहाँ पर छीन ली जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं राजस्थान की तरफ और देखते हैं राजस्थान की अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम। इससे बेनिफिट मिलने वाला है 1.10 करोड़ लोगों को। ये जो स्कीम है ये हेल्प रियलाइज गवर्नमेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ नो वन शुड स्लीप हंगरी इन राजस्थान। राजस्थान सरकार का कहना है कि हमारे स्टेट में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखे पेट ना सोए, ऐसा कहना है सीएम गहलोत का एट इट्स लॉन्च। इट इज़ प्राइमरली मेंट फॉर फैमिलीज कवर्ड बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यदि प्राथमिक तौर पर देखा जाए इसका मतलब ये है ऐसी फैमिलीज़ जिनको कवर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम का नाम हमको ध्यान में रखना है, क्या रखा गया है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान में ट्यूसडे के दिन। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 15 अगस्त के मौके पर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। इससे लगभग राजस्थान की 1.10 करोड़ लोग जो है लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें इंक्लूडिंग है पुअर लोग, डेस्टिट्यूट फैमिलीज़,
कवर्ड इन सर्वे ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने कोविड-19 के चलते चलते अपने जो परिजन हैं उनको खो दिए थे। डेस्टिट्यूट मतलब होता है निराश्रित, बेसहारा। तो कोविड-19 के चलते चलते जो लोग बेसहारा हो गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा। स्कीम का मतलब प्राइमरी तौर पर देखा जाए ना कि ऐसी फैमिलीज़ जिनको कवर्ड किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से, नफ्सा के माध्यम से। तो ये जो नफ्सा है इसके अंतर्गत सरकार क्या काम करती है? सबसे पहले तो सरकार ने किसानों से अनाज खरीदी। अनाज कैसे करके खरीदी? सरकार ने एमएसपी के माध्यम से खरीदी। फिर इसी अनाज को उसने गरीबों को वितरित करना चालू कर दिया। इसके लिए सरकार ने नफ्सा स्कीम लागू करी थी। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो गरीब लोग रहते हैं वो राशन की दुकान से, उचित मूल्य की दुकान से अनाज खरीदते हैं। कुछ लोगों को फ्री में मिलता जो अति गरीबी में हैं, और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं या फिर गरीबी रेखा में हैं उनको सस्ते दाम पर सरकार अनाज अवेलेबल कराती है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इनॉग्रेट किया था इस स्कीम को एट ए फंक्शन मार्किंग 77वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे है। तो 77वें नंबर का स्वाधीनता संग्राम दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, स्वाधीनता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी मौके पर सरकार ने इसको अनाउंसमेंट किया है। सरकार कह रही है कि हम फ्री फूड पैकेट सप्लाई करेंगे गरीब लोगों को, which had received an assistance of 5,500 each during the pandemic in addition to the नफ्सा families। इसके बेनिफिशरीज कौन हैं? पेंडेमिक के दौरान में सरकार जिनको 5500 रुपया दे रही थी, सरकार कह रही है उनको भी हम मदद करेंगे, और जो नफ्सा वाली जो फैमिली है उनको ये फूड के पैकेट अवेलेबल कराए जाएंगे। लगभग देखा जाए तो 1.05 करोड़ नफ्सा के जो बेनिफिशरीज हैं ये इन्होंने रजिस्टर्ड कराया है अपने आप को फॉर दिस स्कीम एट द इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 4,500 करोड़ एनुअली ऑन द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। सरकार कितना रुपए खर्च करेगी? 4,500 करोड़ रुपया हर साल उसको खर्चा करने पड़ जाएगा। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम के होस्ट के लेकर के बात करी जाती है। तो जो अन्नपूर्णा स्कीम है ये लेटेस्ट मानी जा रही है, ए होस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम लॉन्च बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट। इसके अंतर्गत कहा गया है जो भी योग्य व्यक्ति है, जो बेनिफिशरी है, वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट प्राप्त कर पाएगा हर महीना। कहाँ से? फेयर प्राइस शॉप से, एफसीपी से फ्री में आपको ये फूड पैकेट मिलेंगे। फॉर विच द एपीएस विल गेट ए कमीशन ऑफ ₹10 पर पैकेट। और इसके लिए सरकार क्या है 10 रुपया का कमीशन देगी हर पैकेट के लिए। ईच पैकेट विल कंटेन 1 kg ईच ऑफ ग्राम पल्सेस शुगर, आयोडाइज साल्ट, 1 लीटर सोयाबीन, रिफाइंड एडिबल ऑयल, 100 ग्राम ईच ऑफ चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, 50 ग्राम टर्मरिक पाउडर। क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है इस पैकेट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि इसके अंतर्गत हम आपको 1 kg ईच ऑफ ग्राम पल्सेस, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ दालें मिल जाएंगी 1 किलो। इसके अलावा आपको जो है आयोडाइज साल्ट मिल जाएगा, 1 लीटर सोयाबीन का तेल मिल जाएगा, 100 ग्राम आपको चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 50 ग्राम आपको हल्दी पाउडर मिलेगी। मतलब सरकार इसमें क्या क्या दे रही है आपको? यहाँ पर आपको शक्कर मिल जा रही है, आपको दालें मिल जा रही हैं, नमक मिल जा रहा है, तेल मिल जा रहा है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कुल मिलाकर के आपको खाने का पूरा एक पैकेट मिल जा रहा, सेट मिल जा रहा है। वहीं यदि हम और एडिशन में बात करें to the main function at BM Birla Auditorium in Jaipur, the launch ceremony was organized simultaneously at more than 25,000 FPS district and block headquarter including the
न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरफ से आई है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे लोग जो कि महिलाओं के खिलाफ में क्राइम किए हैं और उनको अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे, ऐसा कहना है भूपेश बघेल का। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल्स है और कोई ये बॉयज़ है। अब लड़की को किसी लड़के को यदि फंसाना रहा, ठीक है, तो वो लड़के के ऊपर आरोप लगा देगी, ठीक है, कि देखो इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ रेप किया और अब ये शादी से मना कर रहा है। इस प्रकार से वो इसको फंसा सकती है। कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी रहती हैं, कुछ कुछ महिलाएं ऐसे भी रहती हैं कि नॉर्मल घर का लड़ाई झगड़ा हुआ है लेकिन उसको भी केस बना देते हैं कि मेरे साथ में इन्होंने जाति किया है, कपड़े फाड़ लेंगी, मेरे साथ में गलत किया है, इस प्रकार की रिपोर्ट लेकर के पहुंच जाती हैं थाना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। मतलब यदि ऐसा किसी के ऊपर आरोप लग जाता कोई पढ़ाई करने वाले बच्चे के ऊपर, तो उसका करियर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, एक तो होता है कि एफआईआर में आपकी रिपोर्ट दर्ज है और दूसरी ये हो गई है कि कोर्ट ने आपका जो डिसीजन है दे दिया है कि भाई ये जो है एक्यूज्ड है, ये अपराधी है। यहाँ पर दो बातें हैं। यदि आपके नाम की एफआईआर हो जाती है तो ऑलरेडी से आप गवर्नमेंट आपको नौकरी देने से तुरंत के लिए मना कर देती, जब तक कोई सुनवाई ना हो जाए, जब तक कि आपके पक्ष में फैसला ना चला जाए। यदि आप निर्दोष हैं तो आपको ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगी और नहीं तो फिर आपको नौकरी ऑलरेडी से मिलना ही नहीं है। तो दो कंडीशन यहाँ पर आ गई हैं। तो एक जो यहाँ पर चीज़ हम देख रहे हैं कि किसी नेता की एफआईआर है थाने में, तो वो नेतागिरी के लिए एलिजिबल है, योग्य है। लेकिन वहीं यदि कोई स्टूडेंट है, उसका नाम थोड़ा सा भी किसी में एफआईआर में आ गया है, तो उसको सरकार नौकरी नहीं देती, कहती अभी बैठे रहो, कोर्ट में केस चलने दो, 5 साल 10 साल 15 साल, जब सुनवाई हो जाएगी जब फिर आप नौकरी ज्वाइन कर लेना। तो ये बात गलत है, इसमें सुधार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके बाद यदि कुछ देखा जाए तो बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, इसमें इंक्लूडिंग है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज एंड ट्राइबल डायलैक्ट एज सब्जेक्ट इन प्राइमरी क्लासेस। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। यहाँ पर एक डायलैक्ट वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है बोली, उपभाषा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो कोई ट्राइबल वाली बोली हो, ये भी बच्चे उसको कंटिन्यू रखें, उनको भूल ना जाए, वो चीज़ विलुप्त ना हो जाए, इसलिए प्राइमरी क्लासेस में इनका होना ज़रूरी है, ऐसा कहना है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन किस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी अब जो है हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। फ्री बस पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट एंड साहित्य अकेदमी सम्मान अवार्ड फॉर लिटरेचर्स। तो ऐसे लोग जो कि साहित्य में अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए साहित्य अकादमी सम्मान अवार्ड चालू किया गया है। सरकार कह रहा है कि जो सरकारी स्कूल यदि सरकारी कॉलेज यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर बस की सुविधा रहेगी, फ्री में आपको लेकर के जाएगी और फ्री में घर तक छोड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। बघेल का कहना है कि जो स्टूडेंट हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के गवर्नमेंट स्कूल के, यदि ये लोकेटेड है रिमोट एरियाज़ में, इनको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम रिनोन्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन। गांव देहात में, दूर दराज एरिया में यदि कोई लोग रह रहा है गांव में, तो सरकार कह रही है कि हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है मेडिकल की कोचिंग कर लो, इंजीनियरिंग की कोचिंग कर लो। For the purpose, online coaching class facilities will be set up in all development block। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड सेटअप किया जाएगा डेवलपमेंट ब्लॉक के लेवल पर।
पेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, तो ये सबसे बेहतरीन स्कीम आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ही सरकार को ध्यान देना था कि हमारे जो वर्कर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, उससे ज़्यादा उससे कम यदि कहीं पर मिले तो उनको जेल में डालो, उससे कम में काम मत करवाओ। तो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। इसके अंतर्गत पेंशन दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है, सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले लोग हैं। इनको यदि आप पेंशन दे रहे हैं तो ये उनके लिए सम्मान की ही बात रहेगी। उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, जिन्होंने 60 साल की उम्र पूरी कर लिया है एंड हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर 10 ईयर्स, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पिछले 10 साल से, इनको दिया जाएगा मंथली पेंशन 1500 रुपये की। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे लोग स्किप हो जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ज़्यादातर जो श्रमिक हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में लोकेटेड है और 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, क्योंकि 1973 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और इसको हम यहीं पर लेके आए थे, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को हम बचा सकें। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि बफर जोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल। क्या क्या चीज़ है यहाँ पर? एक नेशनल पार्क है, फिर बफर जोन में आपको कुछ फॉरेस्ट देखने को मिला जो कि रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। रिजर्व का पूरा क्षेत्र आपको पहाड़ी वाला दिखेगा, मतलब शिवालिक की पहाड़ी, बाह्य हिमालय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें, रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी, जो कि ऐसी नदियाँ हैं जो रिजर्व से होकर के गुजर रही हैं। 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। CTR 230 बाघों का वास स्थान है। कितने यहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलेंगे? 230 बाघ देखने को मिल जाएं। और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 14 बाघों के साथ ये दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व भी माना जाता है। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में यदि आप चले जाओगे तो आपको यहाँ पर 14 बाघ देखने को मिल जाएंगे। मतलब बाघ देखने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, आप जा सकते हैं यहाँ पर। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आपको 600 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे, झाड़ी, फर्न, घास, लता, जड़ी बूटी, बॉस इत्यादि आपको देखने को मिल जाएगा। जंतु वर्ग की बात करें तो यहाँ पर बाघ है, तेंदुआ है, जंगली बिल्ली, इसके अलावा काकड़, बार्किंग डियर जिसको बोलते हैं, चित्तीदार हिरण है, फिर है सांभर है, स्लॉथ बियर है। उत्तराखंड में कुछ और भी ऐसे रिजर्व एरिया हैं, जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, दोनों को ही यूनेस्को में शामिल किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं।